नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। तो आज के इस शो में हम बात करने वाले हैं ऐसी खबरों पर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी जेब और निवेश पर असर डाल सकती हैं। साथ ही जटिल आर्थिक मुद्दों को भी बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की हमारी यहाँ पर कोशिश रहेगी। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी और असरदार खबरों के साथ जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हैं। इन खबरों पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। प्रवीण सर, मनी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सिमरनजीत। तो आज इस शो में हम 5 ऐसी खबरों पर चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं जिनमें बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं और आपकी जेब को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। तो मनी सेंट्रल की आज की शुरुआत होगी पेंशन फंड्स के नियमों में हुए बड़े बदलाव की खबर से। इस बदलाव से आपके पेंशन के पैसों को निवेश करने का दायरा सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया है, जिसका असर आपके रिटर्न पर भी देखने को मिल सकता है। अब ये नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव, इसी पर हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भारत में अमीर और गरीब के बीच जो अंतर है उस पर आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट की, जो बताती है कि भारत में एक आम आदमी के जीवन में पैसे के मोर्चे पर किस तरह की चुनौतियां देखने को मिलती हैं। तीसरी खबर वोडाफोन आइडिया के इनएक्टिव यूजर्स पर होने वाली है, जिसका डेटा बेहद इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे फिक्स डिपॉजिट के मामले में रूरल एरियाज ने शहरों को पीछे छोड़ दिया, यानी कि गांव में आमदनी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और फिक्स डिपॉजिट भी। और सबसे आखिर में बात होगी अमेज़न की तरफ से भारत में लगातार हो रहे बड़े निवेश की और कैसे ये निवेश भारतीय इकोनॉमी को नई रफ्तार देने वाला है, किस क्षेत्र में कितना पैसा लगाया जाएगा। तो पहली खबर आपकी पेंशन से जुड़ी है। दरअसल भारत सरकार और पीएफआरडीए ने पेंशन फंड्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पेंशन के पैसे को निवेश के लिए पहले से कहीं ज़्यादा आज़ादी मिलने वाली है। अब आपको बता दें कि देश के पेंशन सिस्टम में अभी करीब 177 बिलियन डॉलर की रकम जमा है, जो कि एक बड़ी रकम है। अब पेंशन फंड्स के नियमों में बदलाव ये हुआ है कि पहले ये पैसा सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनियों और सरकारी बॉन्ड में ही लगाया जाता था। करीब 200 कंपनियों में निवेश की अनुमति थी, लेकिन अब ये दायरा बढ़ाकर 250 कंपनियों तक कर दिया गया है। साथ ही अब सरकार ने कहा है कि अब पेंशन फंड्स इक्विटीज़, बॉन्ड, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और कमोडिटी में भी निवेश कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि पेंशन फंड ज़्यादा तरीके से पैसा लगा पाएंगे, जिससे रिटर्न बेहतर होने की संभावना बढ़ेगी। यानी कि आसान भाषा में कहें तो अब आपके पेंशन के पैसे को ज़्यादा विकल्प मिल गए हैं, जिससे कमाई बढ़ सकती है। लेकिन अब क्योंकि पेंशन का पैसा बाजार में निवेश किया जाएगा, इसलिए मार्केट के उतार चढ़ाव का भी यहाँ पर रिस्क बना रहेगा। तो प्रवीण सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि पहले आप इन बदलावों को किस तरीके से देखते हैं? क्या सरकार का ये फैसला सही है? खासकर जो हमारे पेंशन होल्डर्स हैं उनके लिए कैसा फैसला ये सरकार का होने वाला है? उनको क्या फ़ायदे, क्या नुकसान होने वाले हैं? नहीं, देखिए, पीएफआरडीए ने इन बदलावों का जिक्र या जानकारी जो है वो पहले दे दी थी, अब से कुछ वक्त पहले, लेकिन कल इनको दरअसल नोटिफाई किया गया है बुधवार को। अब एक तरह से नोटिफाई करने का मतलब ये है कि ये अमली जामा इनको पहना दिया गया है, ये नियम लागू हो गए हैं। और जब ये नियम आए थे तभी ये बात मानकर चली गई थी कि इसके जरिए जो एनपीएस है उसका दायरा बढ़ाने, वहाँ पे जो पेंशन फंड्स हैं जो पैसा आपका इन्वेस्ट करते हैं जी, उनको इस बात की आज़ादी देने की कोशिश की गई है कि वो आपके जो पैसा है उस पर ज़्यादा रिटर्न लाकर दे सके। अब बड़े बदलाव क्या है? 2 मोटी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर सबसे ज़्यादा गौर यहाँ पे किया जाना चाहिए। पहली चीज़ है एक जो निफ्टी 250 या बीएसई 250 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की आज़ादी। अभी तक टॉप 200 कंपनीज जो हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट की इजाज़त थी एनपीएस के जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं उनको। अब ये दायरा बढ़ाकर 250 कंपनियां कर दिया गया, यानी देश की जो टॉप 250 कंपनीज जी, तो यानी आपके पैसे को फिर और ज़्यादा कंपनियों तक जाने का रास्ता खुल रहा है, वहाँ से ज़्यादा रिटर्न निकालने का रास्ता ही खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा बड़ा जो कदम है यहाँ वो है गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में
इन्वेस्टमेंट की इजाज़त देना। अब तक इसको लेके नियम जो है वो क्लियर नहीं थे कि आप जो पेंशन का पैसा है वो गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में किस तरह से लगाया जा सकता है। अब पिछले कुछ वक्त में हुआ भी ये है कि अगर आप 1.5-2 साल का वक्त देखें तो गोल्ड ने, और इस साल अगर आप देखेंगे तो सिल्वर ने गोल्ड को भी आउटपेस किया है। मार्केट और बाकी चाहे आप म्यूचुअल फंड देख लीजिए, सबको आउटपेस किया है। तो गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में पैसा लगाने की इजाज़त एनपीएस के फंड मैनेजर्स को होगी। बड़ी चीज़ यहाँ एक और है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि जो नॉन गवर्नमेंटल जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको ही इसका फ़ायदा मिलेगा। जो गवर्नमेंट के सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। एक कैपिंग जरूर स्ट्रिक्ट रखी है, सरकार की तरफ से रखी गई है, जहाँ पे कि आप कितना पैसा लगा सकते हैं, ये बात उसमें तय की गई है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो सेबी के रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, आप सिर्फ उन्हीं के ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं। तो यहाँ से जैसे नॉन गवर्नमेंटल अगर जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए 5% का आपको लगाने की इजाज़त है। इसी तरह से अगर आप गवर्नमेंट के उनको देखेंगे तो गोल्ड ईटीएफ में 1% और सिल्वर ईटीएफ में 1% लगाने की इजाज़त है। तो नियमों को उदार किया गया है, दायरा बढ़ाया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आम लोग एनपीएस में आए, एनपीएस के जरिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करें। तो प्रवीण सर, $177 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। 16 लाख करोड़ के आसपास की अगर हम देखें तो ये रकम बनती है। अब इस रकम को इन्वेस्ट करने के लिए सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी कि इतने सारे ऑप्शन सरकार को यहाँ पर खोलने पड़े हैं इस रकम को इन्वेस्ट करने के लिए? क्या ज़रूरत आपको लगती है कि हाँ ये एक बड़ा रीज़न होगा, ये एक बड़ी ज़रूरत होगी जिस वजह से सरकार ने ये फैसला लिया? देखिए, जो 16 लाख करोड़ का कॉर्पस है एनपीएस का, उसमें आप ये मानकर चलिए कि तकरीबन 14 - 14.5 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस है आपका नॉन गवर्नमेंटल एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि उनकी तादाद बहुत बड़ी है। सरकारी जो कर्मचारी जो इसके साथ जुड़े हैं उनका जो पैसा है वो 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास है। हो ये रहा था कि पिछले कुछ जो अगर आप ईयर वाइज इसको डेटा को अगर देखेंगे, और हमने एक मनी सेंट्रल में इस बात की पूरी तफ्तीश की थी कि किस तरह से एनपीएस में जो नए एडिशंस हैं उनकी तादाद रुकी है, कम हुई है। साल दर साल आधार पे 20-21 से हम लगातार इस चीज़ को ट्रेंड को देखते हुए आए हैं कि जो नए यूजर्स हैं, नए एनरोलमेंट्स हैं, वो कम हुए हैं। एक चिंता ये थी सरकार की कि किस तरह से एनपीएस को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। दूसरी बड़ी फिक्र ये है सरकार की कि आखिर जो देश की एक बड़ी वर्किंग आबादी है लोगों की, उनका 60 साल के बाद फ्यूचर किस तरह से सिक्योर किया जाएगा, उनको किस तरह से पेंशन के प्रावधान किए जाएंगे। अब इसमें एनपीएस में चूंकि सरकारी कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं, और बड़ी बात यह है कि इसी 30 जो नवंबर को यूपीएस बंद हो गई। बड़ी तादाद में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो एनपीएस में अभी टिके हुए हैं। तो जो एनपीएस में अब आबादी बनी हुई है, या एनपीएस को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए सरकार चाहती है कि यहाँ एक दायरा खोला जाए, यहाँ नए फंड मैनेजर। और अभी हाल में 2 बड़े बैंकों ने भी, जो पीएफआरडीए की तरफ से आया था, कि 2 बड़े बैंकों ने पेंशन फंड मैनेज करने के लिए अपने आवेदन दिए हैं कि हम सब फंड मैनेजर बनना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बड़ी पूंजी भी आ रही है, और सरकार जब दायरा खोल रही है तो इसका फ़ायदा आम लोगों को मिलने की भी उम्मीद है। यहाँ पे प्रवीण सर, अभी आपने एक जिक्र किया कि रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को सिक्योर करना एक मकसद यहाँ पर है। तो सरकार या पीएफआरडीए जो ये बदलाव करने जा रही है, तो इससे आपको लगता है कि जो रिटायरमेंट प्लानिंग है, जिसको लेकर अभी तक सवाल खड़े होते रहे हैं कि भारतीय जो हैं वो उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छी नहीं होती, रिटायरमेंट के बाद अपने दवा के खर्चों तक के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो क्या इससे रिटायरमेंट प्लानिंग यहाँ पर हम माने कि मजबूत होती हुई नजर आएगी? नहीं, देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग मजबूत होगी कैसे, इसका बेसिक अगर आप जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो एक आम जो नागरिक है उसकी तरह से सोचने का कोई भी व्यक्ति कोशिश करेगा, और उसका जवाब सीधा सा ये है कि क्या आपका एनपीएस या आपका पेंशन फंड आपको ऐसा रिटर्न दे रहा है जिससे आपको 60 साल के बाद इतनी कमाई होगी जो आपके जीवन यापन के लिए पर्याप्त हो। एनपीएस के जो रिटर्न है वो ठीक ठाक हैं, लेकिन हुआ ये कि पिछले अगर आप 5 साल के रिटर्न उठा के देखेंगे म्यूचुअल फंड्स के,
एसआईपीज के, वो रिटर्न हमेशा एनपीएस के या आपके जो सरकारी जो पेंशन की जो स्कीम है एक तरह से इसको आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। लोगों के मन में ये बात लगातार दिमाग में आई है कि अगर आपको अपने पेंशन के लिए ही इंतजाम करना है तो क्यों ना हम एसआईपी करें, उसको बाद में एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट करें, ताकि हमको लगातार पैसा मिलता रहे, 12% या उससे ज़्यादा का सीएजीआर का रिटर्न मिलता रहे। तो ये जो सोच है ये तब बदलेगी जब आपका एनपीएस आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न देगा। अब अगर आप उसको बहुत स्ट्रिक्ट दायरे में अगर आप बांध देंगे तो वहाँ पे फिर रिटर्न ज़्यादा अच्छे मिलने की संभावना या गुंजाइश कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ ईटीएफ भी जोड़ा गया है ताकि जो गोल्ड सिल्वर की तेजी आई उसका फायदा मिल सके। इसीलिए इसमें स्टॉक्स का जो एक दायरा था 200 टॉप 200 कंपनीज का, उसको बढ़ा के 250 किया गया है। रीट्स को लाया गया है, एआईएफ को लाया गया है, लेकिन उनके साथ उनके टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं कि मान लीजिए कोई एआईएफ है, उसका जो एसेट साइज है वो कम से कम 100 करोड़ हो जी। और कोई भी एक पेंशन फंड एक एआईएफ में 10% से ज़्यादा उसका जो एसेट साइज है उससे ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकता। तो सरकार की या पीएफआरडीए की पूरी कोशिश ये है कि बिल्कुल तयशुदा शर्तों के तहत आपको एक ज़्यादा बड़ा दायरा दिया जाए, ज़्यादा व्यापक एक कैनवास दिया जाए जहाँ पे कि पेंशन फंड मैनेजर्स खेल सकें और उसके जरिए एक अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे सकें। वैसे तो प्रवीण सर आपने जिक्र कर ही दिया इस चीज़ का, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि अब ये जो पेंशन का पैसा है ये इक्विटी मार्केट में भी आएगा, शेयर मार्केट में आएगा पैसा, लेकिन बैलेंस के लिए गोल्ड और सिल्वर को भी रखा गया है कि अगर इक्विटी मार्केट में ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है तो गोल्ड और सिल्वर उसको बैलेंस करके चले। लेकिन आम इन्वेस्टर्स के लिए इसमें कहीं कोई आपको खतरा नज़र आता है कि बाज़ार उतार चढ़ाव आएगा तो उसके पैसे को कहीं कुछ नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए इसमें कई कैटेगरीज बनाई गई, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से कैटेगरी बनाई गई जिसमें 100% तक इक्विटी एक्सपोजर आप ले सकते हैं। इस तरह की भी कैटेगरी है। कैटेगरी आपकी ई है जिसके तहत आप गोल्ड सिल्वर ईटीएफ वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो असली जो चीज़ समझने वाली यहाँ पे सिमरनजीत है वो ये है कि अगर आपको ठीक ठाक रिटर्न चाहिए, अगर आपको इन्फ्लेशन के को बीट करने वाला रिटर्न चाहिए, अब मान लीजिए अगर आप एफडी में जाते हैं और अच्छी बात यह है कि हाल के वक्त में एफडीज में रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं बावजूद इसके कि ब्याज दरें नीचे आई हैं, लेकिन क्या महंगाई को लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो क्या महंगाई के सापेक्ष आप उसको अगर एडजस्ट करते हैं तो क्या आपके रिटर्न आपके पैसे की वैल्यू को बरकरार बनाकर आपको कुछ पैसा देने लायक हैसियत में है या नहीं, ये इंतजाम करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप इस इंतजाम को करने जा रहे हैं तो आपके पास 2-3 तरीके हैं, चाहे आप या तो आप इक्विटी मार्केट में जाइए या आप म्यूचुअल फंड में जाएं, वहाँ इक्विटी फंड्स के जरिए पैसा लगाएं, या एनपीएस के जरिए जाएं जहाँ पे एक आपको कंजर्वेटिव और एक लिबरल अप्रोच दोनों दिखाई देती हैं। तो रिस्क तो आपको थोड़ा बहुत लेना ही पड़ेगा अगर आपको थोड़ा रिटर्न ज़्यादा चाहिए। चलिए, तो प्रवीण सर इस पर तो वहाँ वॉलेटिलिटी का सामना भी करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है जो सरकार की जो एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा था कि सरकार के दिमाग में एक चीज़ और भी है और ये मैक्रो इश्यू है। भारत असल में तेज़ी से अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो एक बेनिफिट था उसको खो रहा है। हाल के वक्त में ही संजीव सान्याल जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि सरकारों के लिए आगे आने वाले वक्त में एक बड़ी समस्या इस बात की होगी कि वो लोगों को पेंशन किस तरह से प्रोवाइड कराएं, क्योंकि आपकी आबादी धीरे धीरे उम्रदराज होगी। जो एक रिप्लेसमेंट रेट है, आपका टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो आपके रिप्लेसमेंट रेट से भारत का कम हो गया है। यानी आपकी आबादी मेंटेन रखने के लिए जो बर्थ रेट होना चाहिए उससे कम बर्थ रेट भारत में है। इसका मतलब आपकी आबादी धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है। जब आपकी आबादी बूढ़ी होगी, कमाने वाले लोग कम होंगे, तो आपको पेंशन पे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। आपकी जो कमाने वाली आबादी है उस पर सरकार को टैक्सेस लगाने होंगे। तो ये एक मसला लंबे वक्त के लिए है। वहाँ रास्ता अगर निकालना है तो आज निकालना होगा और एनपीएस के अगर बेहतर रिटर्न होंगे तो आपकी जो सरकार की का जो खजाने पर बोझ है वो कम होगा। सिमरनजीत,
तो चलिए प्रवीण सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस मसले को समझाया है कि किस तरीके से सरकार का जो ये कदम है वो पेंशन होल्डर्स के लिए कहाँ उसके लिए फ़ायदे हो सकते हैं, कहाँ कुछ नुकसान हो सकते हैं और सरकार के लिए आगे क्या चुनौतियाँ रहने वाली हैं। तो चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली खबर जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो हम अक्सर बात करते हैं, अमीर और गरीब के बीच की खाई, ये इस रिपोर्ट को आप सुनिएगा, आपको इसके बारे में एक नई जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। दरअसल वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 ये एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसके मुताबिक भारत में कमाई और संपत्ति में एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस यहाँ पर सामने आया है। रिपोर्ट ये कहती है कि भारत की कुल संपत्ति का 40% सिर्फ टॉप 1% लोगों के पास ही है। वहीं सबसे अमीर जो 10% लोग हैं वो देश की 65% संपत्ति ओन करते हैं, 65% संपत्ति के मालिक हैं। अब इतना ही नहीं, इनकम में भी यहाँ पर बड़ा डिफरेंस है। टॉप 10% लोग देश की 58% 58% इनकम कमाते हैं, जबकि जो नीचे के 50% लोग हैं उन्हें सिर्फ 15% इनकम यहाँ पर मिलती है। अब अगर एवरेज एनुअल इनकम की बात करें तो भारत में एक आम आदमी की औसत सालाना आय लगभग $6,984, यानी कि अगर इसको हम भारतीय करेंसी में देखें तो 6,30,000 रुपये है सालाना औसत आय। और औसत संपत्ति की अगर बात करें तो ये करीब करीब 29.3 लाख रुपए के आसपास है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की स्थिति भी कमज़ोर है। महिलाओं की लेबर भागीदारी सिर्फ 15.7% है और इसमें कई सालों से सुधार नहीं हुआ है। रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया है कि देशों को इनइक्वालिटी घटाने के लिए ज़्यादा प्रोग्रेसिव टैक्स और बेहतर गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पर लानी होंगी। तो प्रवीण सर, हम एक कहावत सुनते आए हैं कि भारत में जो है वो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो इस रिपोर्ट से आपको क्या समझने को मिलता है सर? क्या ये रिपोर्ट भी इसी बात की तस्दीक करती है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है? इस रिपोर्ट को आप किस तरीके से देखते हैं सर? नहीं, बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं या जिस बात का जिक्र हम कोविड के वक्त कोविड के दौर जब गुजरा था और उसके बाद जब हमने एक इकॉनमी में रिकवरी देखी थी, उस वक्त जिस बात का जिक्र किया गया था, बार बार अर्थशास्त्रियों ने इस बात का जिक्र किया कि क्या भारत एक के शेप रिकवरी की तरफ देख रहा है या के शेप रिकवरी भारत विटनेस कर रहा है। अब वो के शेप रिकवरी दरअसल है नहीं, वो के शेप ही पूरा का पूरा इकॉनमी का एक मॉडल दिखाई यहाँ पर देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, बानगी इस बात की ऐसे समझिए कि 2022 की जो वेल्थ इनइक्वालिटी रिपोर्ट थी उसमें भी यही बात कही गई थी कि देश के जो टॉप 10 जो अमीर हैं उनका जो राष्ट्रीय इनकम है या जो राष्ट्रीय कमाई है उसमें 57% हिस्सा है, जबकि जो बॉटम 50% है यानी बिल्कुल गरीबी में रहने वाले 50% जो आबादी है उसके हाथ में केवल 13% कमाई आ रही है। अब आप आ जाइए 2022 की रिपोर्ट से 2026 की रिपोर्ट पे 4 साल हो गए। इस 4 साल में आंकड़ा क्या बदला है कि जो टॉप 10% अमीर हैं उनके पास 58% नेशनल इनकम आ रही है और जो टॉप 50% जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनके पास 15% है। 13% से यहाँ जो इनकम बढ़ी वो 2% बढ़ी, 13 से 15 हुई, उधर 57 से बढ़ के 1% बढ़ी, 58% हो गई। यानी जो गरीबों का जो टॉप जो 50% लोग हैं जो बिल्कुल गरीबी के दायरे में हैं उनकी कमाई में कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 2% का इजाफा हुआ जी। यही हाल नज़र आता है हमको जब आप वेल्थ की बात करते हैं। देश की आप समझिए कि जो टॉप 1% लोग हैं उनके पास 40% वेल्थ है, बिल्कुल, यानी बाकी के 99% लोगों के पास बाकी की देश की 60% जमीन है और जमीन माफ़ कीजिएगा वेल्थ है, वेल्थ की बात है। इसमें भी अगर आप टॉप 10% पे आ जाते तो उनके पास 65% है, यानी जो बाकी की 90% आबादी है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 35% वेल्थ है। ये बताता है कि भारत की जो इनइक्वालिटी है वो किस तरह से डीप रूटेड इनइक्वालिटी भारत में है। और आज़ादी जब मिली थी तब देश की आर्थिक हालत जाहिर तौर पे ख़राब थी, लेकिन उसके बाद के 70-75 साल जो गुजरे हैं उसमें भी चीज़ें इस लिहाज से बेहतर नहीं हुई हैं जहाँ पे कि लोगों की कमाई का जो फासला है अमीरों गरीबों का
वो दरअसल जो खाई है वो मिटती हुई दिखाई देती। जी प्रवीण सर, इस रिपोर्ट में एक जिक्र किया गया है कि भारतीयों की जो एवरेज एनुअल इनकम है 6,30,000 रुपये के आसपास है। मतलब मंथली सैलरी अगर हम मान के चले तो ये 52,500 रुपये के आसपास बैठती है। तो क्या आपको लगता है कि आज के टाइम में जब महंगाई हर साल बढ़ रही है, यहाँ पर तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसमें इस कमाई के अंदर एक परिवार का, क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जिनमें एक ही सदस्य कमाने वाला है, तो 52,000 की सैलरी में आपको लगता है कि एक महीना चलाना, ईएमआई है, नहीं, ये घर का किराया, ये जो 52,000 की कमाई है ये एवरेज निकल रहा है। इसमें जी। उनकी कमाई भी शामिल है जिनकी कमाई 1 करोड़ 2 करोड़ या 10 20 50 करोड़, यानी अमीर भी शामिल है, गरीब भी शामिल है। ये एक एवरेज इनकम है। अगर आप, वही बात है कि अगर आप 50-60% या 70% देश की आबादी को देखेंगे तो उनकी जो मंथली इनकम है वो 20,000 रुपये या इससे भी कम निकल कर आएगी। तो ये हालात फिर ये बताते हैं कि लोगों के पास अपना घर चलाने, अपनी जो बेसिक जो रहन सहन की या बेसिक जो ज़रूरतों को पूरा करने की चीज़ें हैं वहाँ पे कितनी मुश्किलें हैं। बिल्कुल। तो और एक और जो आंकड़ा आपने बताया वो बेहद महत्वपूर्ण है कि पिछले 10 सालों में महिलाओं की जो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन है वो 15% से ऊपर नहीं उठ रहा है। 15.7% जो 10 साल पहले था तकरीबन वही आज है। यानी विमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स जो है वो आज भी उतना ही कमजोर है जितना वो 10 साल पहले था। 10 साल में पूरी दुनिया बदल गई है। बिल्कुल। लेकिन भारत का जो वर्कफोर्स का जो कंपोजिशन है उसमें बदलाव नहीं आया है। जो एक जेंडर इक्वलिटी की हम बात करते हैं कि साहब कामकाज या वर्क प्लेस में महिलाओं की भागीदारी 50% आबादी अगर महिलाओं की है इस देश में और अगर उनकी वर्कफोर्स में हिस्सेदारी 15% है तो ये एक बेहद चौंकाने वाला और परेशान करने वाला आंकड़ा जरूर है। बिल्कुल। प्रवीण सर, जैसे कि अभी आपने भी जिक्र किया कि जो टॉप 1% लोग हैं 40% वेल्थ उनके पास है। अच्छा, एक और बात है, ये पूरा आंकड़ा ग्लोबल भी इसी तरह की तस्वीर दिखा रहा है जी। जो 0.001% लोग हैं दुनिया के या 6 लाख लोग, जो 60,000 लोग माफ कीजिए, या 60,000 लोग या 60,000 परिवार कह लीजिए, उनके पास 3 गुना ज़्यादा संपत्ति है बाकी के जो दुनिया के जो टोटल पॉपुलेशन उसके मुकाबले। तो ये सिर्फ भारत की बात नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी यही हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, ग्लोबल लेवल पे भी इनइक्वालिटी उसी स्तर पे जी दिखाई देती है। लेकिन उसमें भी फिर एक बात है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं या जो देश हैं वो बेहद गरीबी से, जैसे आप अफ्रीकन, अगर अफ्रीका का जो महाद्वीप है उसकी तरफ अगर आप देखेंगे, या आप लैटिन अमेरिकन उसकी तरफ देखेंगे, या फिर आप साउथ ईस्ट एशिया के भी कंट्रीज़ में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो गरीबी व्यापक पैमाने पर फैली हुई है। भारत ने प्रयास ज़बरदस्त किए हैं पिछले अगर 8-10 साल की बात करें, जैसा दुनिया भर की जो एजेंसियां हैं वो कहती हैं। सरकार का सपोर्ट भी अगर हम उसकी चर्चा करें, लगभग 40 करोड़ लोगों को भारत ने बेहद गरीबी के दायरे से बाहर निकाला है। सरकारी पॉलिसीज़ के जरिए, सरकार का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हैं उनके जरिए, या फिर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन के जरिए। तो सरकार का सपोर्ट लोगों का जीवन स्तर उठाने में तो कामयाब हुआ है, ये बात ठीक है, लेकिन अभी जो गैप है या जो फासला है वो बेहद बड़ा है, खाई बहुत अभी भी चौड़ी है। सर, ये जो 50% लोगों की कमाई 15% के आसपास है, इसमें सबसे बड़ा रीज़न आप क्या देखते हैं कि स्किल्स की कमी है, एजुकेशन की कमी है, या फिर नौकरियों की ही कमी है, इसकी वजह से ये कमाई भी कम है? नहीं, बातें तीनों सही हैं, फैक्टर तीनों हैं। स्किल की कमी है, दूसरी अगर बिल्कुल और बिल्कुल अगर हम भारतीय संदर्भ की बात करें, भारत में जो शिक्षा की व्यवस्था जो रही, जिसमें कि वोकेशनल ट्रेनिंग या लोगों को इस तरह का स्किल मुहैया कराना जिससे कि वो स्वरोजगार कर सकें, नौकरी अपनी नौकरी में जाने की बजाय अपना कारोबार बिजनेस कर पाएँ और वहाँ से वो आजीविका पैदा कर पाएँ, उसकी बड़ी कमी रही पिछले 70-75 सालों में। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कोशिश की है नेशनल स्किल डेवलपमेंट
काउंसिल और इस तरह के बहुत सारे उपाय किए सरकार ने। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बहुत सारी स्कीमें सरकार ने शुरू की हैं, जिसमें बजट में भी कई बड़े ऐलान किए गए। अगर आपको याद हो, पिछले साल के बजट में भी किए गए, वो कोशिशें की गई, लेकिन बहुत लेट इन सब चीज़ों की शुरुआत हो रही है। जब आप अपना जब जो नौकरियां या जो अपना बिजनेस करके वेल्थ जनरेशन करने की जब बात आती है तो प्रवीण सर, इस रिपोर्ट से जो ये जानकारी निकल के सामने आ रही है, ये जो सिनेरियो ये बनता हुआ नज़र आ रहा है, इससे एक आम भारतीय का उसकी सेविंग, उसकी जॉब या उसके फ्यूचर पर कैसा असर हो सकता है? कैसा आपको फ्यूचर नज़र आता है सर, अगर यही सिनेरियो ऐसा रहता है तो? नहीं, ये सिनेरियो ब्लीक सिनेरियो है। ये जो के शेप, चाहे आप रिकवरी कह लीजिए या इकोनॉमी की जो शेप है वो के शेप में है, तो वहाँ पे बड़ी समस्या फिर पूरे देश के लिए है। यहाँ चीज़ों को बदले जाने की ज़रूरत है और बहुत स्ट्रक्चरल, देखिए सरकार ने भी रिफॉर्म किए, लेकिन बड़े अभी भी बहुत व्यापक तौर पर स्ट्रक्चरल सुधारों की देश में ज़रूरत है। ठीक है सर, चलिए तो अब अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर जुड़ी हुई है वोडाफोन आइडिया से। दरअसल एक नई रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट कहती है कि भारत की जो टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन आइडिया, इसके हर 5 में से एक यूज़र जो है वो सिम का इस्तेमाल करता ही नहीं है, यानी कि इसके जो 20% यूज़र्स हैं वो इनएक्टिव हैं और कंपनी को कोई भी पैसा नहीं दे रहे। ये रिपोर्ट IIFL कैपिटल की रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है, और इसकी माने तो वोडाफोन आइडिया के पास करीब करीब 19.72 करोड़ यूज़र्स हैं, 20 करोड़ के आसपास यूज़र हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 15.47 करोड़ यानी कि 15.5 करोड़ यूज़र्स ही एक्टिव हैं। बाकी करीब जो 4 करोड़ लोग हैं, यूज़र्स हैं, वो सिम तो वोडाफोन आइडिया की रखते हैं लेकिन इसके कॉल या फिर डेटा का इस्तेमाल नहीं करते। इस वजह से वोडाफोन आइडिया की कमाई भी कम दिखती है। कंपनी का कहना है कि उसका ARPU 167 रुपये है, जबकि जो इसके बड़े कॉम्पिटिटर हैं जियो, उसका ARPU 211 रुपये और एयरटेल 256 रुपये उसका ARPU यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर वोडाफोन आइडिया के सिर्फ एक्टिव यूज़र्स को देखा जाए तो ARPU इसका लगभग 209 रुपये हो जाता है। तो प्रवीण सर, सबसे पहले हम अक्सर वोडाफोन आइडिया पर चर्चा करते रहते हैं क्योंकि वोडाफोन आइडिया जिस संकट पर है उसमें रोज़ाना कोई ना कोई अपडेट आते हैं। हमने 2 दिन पहले भी मनी सेंटर में इस पर जिक्र भी किया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके जो इनएक्टिव यूज़र्स हैं, क्या वोडाफोन आइडिया को उसकी खबर नहीं है कि उसके पास जो 20 करोड़ यूज़र्स हैं उसमें से 4 करोड़ तो इनएक्टिव यूज़र्स ही हैं, और ये इनएक्टिव यूज़र्स का नंबर क्यों बढ़ रहा है? क्या रीज़न इसके हो सकते हैं? नहीं, देखिए, इनएक्टिव यूजर्स की तादाद बड़ी होने की वजह ये होगी कि जो लोग वोडाफोन आइडिया, इनएक्टिव यूजर्स का मतलब एक तरह ये मान कर चलिए कि जिनके पास वोडाफोन आइडिया की सिम है और वो उसको रिचार्ज नहीं करा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब ना वो डेटा यूज कर रहे हैं, ना फिर वो उसकी वॉइस कॉलिंग या बाकी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, किसी भी सर्विसेज को उससे इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब जब कोई सर्विस इस्तेमाल नहीं कर रहे, रिचार्ज नहीं करा रहे, तो वोडाफोन आइडिया के पास वहाँ से रेवेन्यू जनरेशन भी नहीं हो रहा। अब ये 5 करोड़ या 4.5 करोड़ के आसपास जो यूजर नज़र आ रहे हैं जो इनएक्टिव हैं, ये फिर पूरी की पूरी वोडाफोन आइडिया के लिए एक परेशानी का एक तरह से सबब है, जहाँ पे कि ये पता चल रहा है कि दूसरे जो जियो या एयरटेल है, इनके मुकाबले दरअसल वोडाफोन आइडिया कहीं ज़्यादा पिछड़ती हुई दिखाई देती है। इस जो आंकड़े हैं, और ये आंकड़े केवल और केवल इनएक्टिव यूजर्स के ARPU का ही मसला नहीं है। यहाँ अगर आप वॉइस पर मिनट को देखेंगे या जो डेली या मंथली जो डेटा यूसेज को देखेंगे, इन आंकड़ों में भी वोडाफोन आइडिया काफ़ी पिछड़ती हुई सिमरनजीत नज़र आती है। बिल्कुल। तो क्या सर, ये जो वोडाफोन आइडिया के इनएक्टिव यूज़र्स हैं, क्या कंपनी को इनकी पहचान करनी चाहिए? क्योंकि ये तो IIFL कैपिटल की रिपोर्ट आ गई, उसमें ये खुलासा हो गया कि 4 करोड़ इनएक्टिव यूज़र हैं। तो क्या वोडाफोन आइडिया को इनकी पहचान करनी चाहिए, और इन इनएक्टिव यूज़र्स को एक्टिव करने के लिए क्या कदम कंपनी उठा सकती है? नहीं, देखिए, कोई यूजर किसी सिम का इस्तेमाल, बहुत बिल्कुल बेसिक चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कोई यूज़र किसी सिम का इस्तेमाल कब बंद करता है? जब उसको उसकी
जिस कंपनी की सिम है उसके पास, उसकी सर्विसेज प्रॉपर ना मिले, वहाँ सर्विसेज ठीक ना हो। टेलीकॉम सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो या आपको डेटा बेहतर ना मिले या आपको वॉइस कॉलिंग बेहतर ना मिले। अगर वो पैकेज ठीक नहीं मिल रहा है तो फिर जो भी व्यक्ति है वो ये सोचता है कि यार या तो नंबर पोर्ट करा लो या फिर एक एडिशनल सिम रखिए जिसके जरिए आप बाकी के अपना जो डेटा यूसेज है या कॉलिंग है, इस तरह की चीज़ों को करने का काम है। सिम है आपके पास, बहुत सारे बैंक या बहुत सारी जगहों पे रजिस्टर नंबर होता है, इस वजह से लोग करते हैं। वोडाफोन आइडिया का कहना ये है कि पिछले उसके 2 क्वार्टर में जो सब्सक्राइबर्स की जो चर्निंग है या छोड़ के जाने वालों की तादाद है वो तकरीबन 90% कम हुई है। ये एक अच्छी चीज़ है। हालांकि IIFL ने, कैपिटल ने इन आंकड़ों को पर सवाल उठाया है कि ऐसा कैसे हो सकता है जब आपके इतनी बड़ी तादाद में इनएक्टिव यूजर्स हैं, तो किस तरह से कंपनी को छोड़कर जाने वाले या नंबर पोर्ट कराने वालों की तादाद इतनी कम कैसे हो सकती है। तो एक तरह से यहाँ पे सवाल उठाए गए। कंपनी का हालांकि जो रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट, उसमें कहना है कि साहब हमारे जो आंकड़े हैं वो जो ट्राई का जो तय मानदंड है उसके हिसाब से हम रिपोर्ट करते हैं और उसमें कोई खामी वो नहीं है। लेकिन हाँ, वोडाफोन आइडिया के लिए अपनी सर्विसेज को दुरुस्त करना, और इस वक्त जो हालात है उसमें देखिए पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी ने तकरीबन 12,000 करोड़ का केपेक्स इन्वॉल्व भी किया है और सरकार के पास एक बड़ा प्रपोजल पड़ा भी हुआ है। तो सर कंपनी चाहती तो है कि अपने नेटवर्क को मजबूत करे, 4G 5G लाए और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र जुड़े, लेकिन कंपनी के पास फंड ही नहीं आएगा जब, क्योंकि ये बड़ा मसला है। पिछले लंबे समय से उसका जो एजिया ड्यू का मामला है वो सरकार और वोडाफोन आइडिया के बीच लटका हुआ है। अब अगर आप वोडाफोन आइडिया के आरपू को ओवरऑल जो यूजर्स हैं 20 करोड़ यूजर्स के लगभग, उस आंकड़े पर देखें, इनएक्टिव यूजर्स को ना हटाएं, तो अगर आप इनके तीनों कंपनियों के बीच के आरपू देखिए, आरपू सबसे रियल मैट्रिक्स है जो बताता है कि कंपनी की हालत कैसी है। वोडाफोन आइडिया को 167 रुपये का आरपू मिल रहा है, एयरटेल को 256 रुपये का आरपू मिल रहा है। 100 रुपये का तकरीबन फर्क है दो कंपनियों के बीच में एक महीने का रेवेन्यू पर यूजर का। अब आप समझिए कि, और एयरटेल का टारगेट या जो ब्रोकरेज हाउसेस के मुताबिक ये कहा जाता है कि अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री में किसी कंपनी को एक हेल्थी ग्रोथ या अच्छी फाइनेंशियली हेल्थ के साथ कारोबार करना है तो उसका आरपू 300 रुपये के करीब होना चाहिए। एयरटेल 300 रुपये के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही है, जियो 211 पे है। वोडाफोन आइडिया के लिए संघर्ष कितना बड़ा है, जहां पे वो 167 रुपये पे है, जहां से उसको 300 रुपये पहुंच रहा, तकरीबन 150 रुपये का गैप यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए अभी 300 के आरपू, यानी एक बढ़िया हेल्थी कंपनी होने के लिए उसको लगभग 150 रुपये का आरपू एडिशनल करना चाहिए। तो सर ये हो सकता है, संभव है, अगर इस महीने जो खबरें चल रही हैं कि सरकार अगर राहत दे दे तो कंपनी के ऊपर 50,000 करोड़ के आसपास का जो बोझ है वो कम हो सकता है। बिल्कुल। और फिर कंपनी नया बजट फंड भी जुटा सकती है, अपने नेटवर्क पर भी पैसा खर्च कर सकती है और यहीं से उसके जो ARPU हम देखें तो वहाँ पर ग्रोथ संभव हो सकती है ऐसी। बिल्कुल। देखिए 4G 5G पे काम करना है कंपनी को, उसके लिए कैपिटल चाहिए। जो 25,000 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के जरिए जुटाना चाहती है वहाँ कंपनी को राहत मिल सकती है, क्योंकि अगर सरकार EGR बकाये पे बड़ा फैसला या बड़ी राहत दे देती है कंपनी को तो बैंक भी फिर आगे आ सकते हैं, बाहर के एक्सटर्नल इन्वेस्टर भी सामने आ सकते हैं। वहाँ से फिर इस बात का रास्ता खुल सकता है कंपनी के टर्न अराउंड का। और जो इनएक्टिव यूजर भी हैं जो 4.5 करोड़ या 5 करोड़ के आसपास, वो भी फिर एक बार अगर सर्विसेज एक बार बहाल होंगी तो उसके बाद जो इनएक्टिव यूजर्स हैं हो सकता है उसमें से ही बहुत सारे यूजर्स एक्टिव यूजर्स में तब्दील हो और नए यूजर्स भी वोडाफोन आइडिया को एक बार अगर बेहतर प्राइसिंग और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी जो सारी नज़रें हैं वो सरकार के फैसले पर ही टिकी हैं कि सरकार क्या फैसला लेती है, जो कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से AGR रीकैलकुलेशन को लेकर प्रपोजल सरकार को भेजा गया है। अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट से ये खबर जुड़ी हुई है। दरअसल भारत में अब लोग FD से ऊपर उठकर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने लगे हैं, खासकर शहरों में। और यही वजह है कि शहरों में अब FD का जो योगदान है वो कम होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन
दूसरी तरफ रूरल एरियाज में एफडी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आरबीआई के लेटेस्ट डेटा की माने तो भारत में अब बैंक के फिक्स डिपॉजिट बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है रूरल एरियाज में आमदनी का बढ़ना। ग्रामीण इलाकों में एफडी 14% बढ़कर 9.7 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जबकि शहरों में सिर्फ 10% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। अब इसका मतलब है कि एफडी की बढ़त में सबसे बड़ा जो योगदान है वो गांव से आ रहा है। गांव में लोग अपनी कमाई का अधिक हिस्सा बैंक में जमा कर रहे हैं और पिछले 6 क्वार्टर्स में रूरल सेविंग्स सबसे तेज बढ़ती हुई भी नजर आई है। वहीं शहरों में लोग अब एफडी की जगह म्यूचुअल फंड्स और शेयर में निवेश करने लगे हैं। कुल मिलाकर एफडी का जो पैसा है वो ईयर ऑन ईयर साल दर साल 11.3% बढ़कर 145.8 लाख करोड़ रुपए होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो प्रवीण सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि इसमें कहा ही जा रहा है कि गांव में लोगों की आमदनी बढ़ रही है और उसकी वजह से जो उनके पास पैसा आ रहा है, जो वो सेविंग कर रहे हैं, वो पैसा अपना फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हैं। तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह देखते हैं सर आपकी, गांव में इनकम भी बढ़ रही है और एफडी भी? नहीं, बिल्कुल जो आंकड़े हैं, जो आरबीआई के आंकड़े बता रहे हैं, वो बड़ी एक दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहे हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से रूरल इकॉनमी दरअसल पूरे देश की इकॉनमी को सहारा देने की कोशिश कर रही है। और ख़ास तौर पे आरबीआई के आंकड़ों को देखें तो बैंकों को जो, और देखिए लंबे वक्त तक बैंक क्या करते रहे, बैंकों ने कहा कि साहब गांव देहात में हमको नेटवर्क नहीं बढ़ाना, वहाँ से क्या ही आएगा। बिल्कुल। लेकिन अब गांव देहात या रूरल इकॉनमी ने पूरे के पूरे जो बैंकिंग सिस्टम की जो एक इस तरह की सोच थी उसको बदलने की कोशिश की है। और देखिए आंकड़े जो बता रहे हैं कि अगर आप टर्म डिपॉजिट या एफडीज़ को देखेंगे तो FY25 यानी 2024-25 की जो पहला क्वार्टर था उसमें रूरल एरियाज़ में जो एफडीज़ की जो ग्रोथ थी वो 14.8% थी। इसके मुकाबले एक साल बाद अगर आप देख रहे हैं तो FY26 में की पहली क्वार्टर में ये 0.1% का श्रिंक हुआ है और 14.3% पे ग्रोथ आ गई है गांव में टर्म डिपॉजिट की ग्रोथ की। इसके उलट आप अर्बन इंडिया को देखिए, एक साल पहले की पहली क्वार्टर में 17.2% की ग्रोथ थी डिपॉजिट्स की, जो कि इस साल की पहली तिमाही में घट के 10.3% रह गई है। 7% का ड्रॉप आया, बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। तो एक तरफ रूरल इंडिया जो है वहाँ पे जो डिपॉजिट्स की ग्रोथ है, फिक्स डिपॉजिट्स की ग्रोथ है, उसमें अच्छी खासी मोमेंटम बना हुआ है। अर्बन इंडिया में ये ग्रोथ घटती हुई दिखाई दे रही। एक साल के पीरियड में हुआ क्या है, एक साल का अगर आप पीरियड देखेंगे तो मार्केट्स का रिटर्न भी बिल्कुल हल्का ही रहा है। कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न तो मार्केट्स ने दिया नहीं, चाहे आप एसआईपी उठा के देख लीजिए, चाहे आप स्टॉक मार्केट को देख लीजिए। ये तो फिक्स डिपॉजिट की बात थी। अब सेविंग अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ रूरल इंडिया की ग्रोथ एक साल पहले की जो पहली तिमाही थी उसमें 9.3% थी, जो बढ़ के 10.2% पे पहुंच गई है। लगभग 1% की ग्रोथ का इजाफा हुआ है। अर्बन इंडिया में क्या हुआ है कि 3.2% ग्रोथ थी एक साल पहले, जो अब बढ़ के जो अब 5.5% पे पहुंच गई। लगभग 2% का यहाँ पे जो है वो ग्रोथ में इजाफा हुआ है। तो ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि ऐसे वक्त पे जब मार्केट्स जो है वो उथल पुथल के दौर में रहे हैं, गांव देहात के लोगों ने ज़्यादा बेहतर दिमाग का परिचय दिया है और उन्होंने ज़्यादा पुख्ता सॉलिड रिटर्न वाले पक्के इंतजाम वाले बैंक एफडीज में पैसा लगाने को तवज्जो दी है। दूसरी तरफ जो आरबीआई का डेटा बता रहा है कि जो शहरी इलाकों में फाइनेंशियलाइजेशन जिस तरह से तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, जो बैंकों में जाने वाला पैसा था वो म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट्स या इस तरह के फाइनेंशियल असेट्स में जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो प्रवीण सर, अभी जैसा कि आपने कहा कि गांव के लोगों ने ज़्यादा अच्छे तरीके से दिमाग का इस्तेमाल किया और एफडी में पैसा लगा दिया। पिछले एक साल का अगर हम निफ्टी का रिटर्न देखें तो 8% के आसपास ही रहा है, यानी कि एफडी के करीब करीब हम कह लें कि बराबर का ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो शहरों के लोगों को क्या ये
बात अभी समझ नहीं आ रही, या फिर वो नहीं, लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चल रहे हैं इसमें? अगर बाजार में एक साल का रिटर्न, भले आप निफ्टी के अगर बेंचमार्क के रिटर्न को 8% मानकर भी चलें, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जिनको आप देखिए, जिनसे पूछे कि साहब आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल है, तो ज़्यादातर कहेंगे कि यार डाउन है, किसी का 15% डाउन है, किसी का 20% डाउन है। तो हालात इसी तरह के हैं कि और उसके उलट बैंक ब्याज दरों के गिरते साइकिल में भी अभी भी अपने फिक्स डिपॉजिट्स पर रेट्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं। बैंक अपने डिपॉजिट्स के रेट्स को डाउन नहीं कर रहे हैं। एक बड़ी वजह यह है कि शहरी इलाकों से चूंकि एफडीज में कम पैसा आ रहा है, डिपॉजिट्स का कम इनफ्लो आ रहा है, इसलिए बैंक अपने रेट्स को मजबूत किए ताकि उनको कहीं से भी किसी भी तरह से डिपॉजिट्स मिले, और जो आरबीआई और सरकार दोनों की ये कोशिश लगातार बनी हुई थी। चलिए, तो ठीक है प्रवीण सर, ये तो हमने बात कर ली एफडी के बारे में, जिस तरीके से रूरल एरियाज के अंदर शानदार यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है 14% की। और पिछले साल को भी अगर आप देखेंगे, एक एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ, पिछले साल अर्बन भारत में जब पूरा देश, याद करिए कि Q2 के जब तिमाही नंबर आए थे, ग्रोथ बहुत सुस्त थी, उस वक्त भी रूरल इंडिया में एक तरह से कहें कि जो एफएमसीजी ग्रोथ थी वो लगातार होल्ड किए हुए थे, जबकि अर्बन इंडिया में डिमांड एकदम से सबड्यूड या मरी पड़ी हुई थी। तो ग्रामीण भारत लगातार एक कुछ चैलेंजिंग वक्त में देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में लगा हुआ है। ये एक इंडिकेशन जरूर मिलता है। ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं सर कि जो ग्रामीण एफडी की, रूरल एरियाज में जो एफडी की ग्रोथ है, वो शहरी इलाकों से यहाँ पर फिलहाल बेहतर नज़र आ रही है, और वो इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो चलिए सर, अपनी कार्यक्रम की अगली और आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अमेज़ॉन से जुड़ी हुई। दरअसल अमेज़ॉन भारत में $35 बिलियन का बड़ा निवेश करने जा रही है, और ये पैसा अगले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विस और डिजिटल टेक्नोलॉजी को और मजबूत बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। अमेज़ॉन पहले भी भारत में काफ़ी निवेश कर चुकी है, और इस नए निवेश के बाद कंपनी का 2030 तक जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो $75 बिलियन से भी ज़्यादा होने वाला है। अब इसका मतलब है कि कंपनी भारत को अपने लिए बड़ा और इम्पोर्टेंट डिजिटल मार्केट मानती है। कंपनी का ये भी कहना है कि इस निवेश से यहाँ के छोटे कारोबार, स्टार्टअप्स और नए एआई प्रोजेक्ट्स तेज़ी से बढ़ सकेंगे। साथ ही इससे नई नौकरियाँ, नए टेक्नोलॉजी सेंटर्स और बेहतर ऑनलाइन सर्विसेज बनाने में भी मदद मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेज़ॉन का ये कदम भारत में एआई और डिजिटल डेवलपमेंट को तेज़ी से आगे बढ़ाने वाला यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो प्रवीण सर, अमेज़ॉन का जो इतना बड़ा निवेश अमेज़ॉन करने जा रही है, तो आखिर भारतीय बाजार में, भारतीय मार्केट में अमेज़ॉन को क्या नज़र आ रहा है जो वो इतना बड़ा निवेश यहाँ पर करने की प्लानिंग में है? देखिए, इस कहानी को, जो अमेज़ॉन की कहानी है, इसकी शुरुआत आप कीजिए 2014 से। 2014 में जेफ बेजोस खुद इंडिया आए थे, बेंगलोर आए थे, और तब उन्होंने भारत में ई कॉमर्स की, अमेज़ॉन की सर्विसेज की शुरुआत की थी, और तब उन्होंने $2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था, और एक ओपन उसके बस में $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट, इस तरह का प्ले कार्ड लेकर वो चलते हुए जोश में दिखाई दिए थे कि मैं भारत में $2 बिलियन लगा रहा हूँ। अब उस 2014 के इवेंट के बाद आज 10 साल ही तकरीबन हुए हैं, और आज जब हम ये देख रहे हैं कि $35 बिलियन अमेज़ॉन भारत में अगले 5 साल में लगाने का ऐलान कर रही है, चाहे डेटा सेंटर्स हों, चाहे एआई के जो वो हैं प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें लगाने के लिए बात कर रहे हो। तो ये एक बड़ा शिफ्ट तब से अब तक हम भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर में और ओवरऑल एफडीआई इनफ्लो के हिसाब से देख रहे हैं। अमेज़ॉन $35 बिलियन लगा रही है। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है सत्य नडेला, वो भी भारत अभी थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। $17.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट भारत में करने जा रही है एआई पे, और वो और सत्य नडेला ने ये कहा भी कि अगर आप आज एआई की इस पूरी की पूरी जो मुहिम है इसमें चूक गए तो आप फिर कभी इसको पकड़ नहीं पाएंगे। इस तरह का उन्होंने बयान दिया। माइक्रोसॉफ्ट, न केवल माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़ॉन बल्कि गूगल भी भारत के टेक सेक्टर में जम के पैसा लगा रहे हैं, चाहे डेटा सेंटर हो चाहे एआई हो। ओवरऑल ये तीनों कंपनियां मिलकर ही $70 बिलियन का भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं अगले 5 साल के दौरान।
अब इस कहानी को और आगे लेके चलते हैं, बात करते हैं इस साल पूरे के पूरे जो भारत में एफडीआई आया है उसको। जनवरी से लेके अब तक अगर आप देखेंगे तो लगभग 135 बिलियन डॉलर का एफडीआई जो है वो भारत में आता हुआ नजर आ रहा है। इस फिस्कल को अगर देखेंगे तो सरकार का मानना है कि वो 100 बिलियन डॉलर्स के एफडीआई को क्रॉस इस साल कर पाएंगे। तो अच्छा, इसमें बड़ी चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि ये एफडीआई कैसे वक्त पे आ रहा है, जब पूरी की पूरी दुनिया एक चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर से गुजर रही है, जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जब भारत पे 50% के टैरिफ लगाए गए हैं, ऐसे वक्त पे ये इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है सिमरन जी। तो ये एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है भारत के टेक सेक्टर के लिए और ओवरऑल देश की इकोनॉमी के लिए। बिल्कुल सर, अमेज़ॉन और माइक्रोसॉफ्ट, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि एआई पर काफ़ी फोकस है और इनके अलावा भी जो कंपनीज हैं एआई पर काफ़ी फोकस कर रही हैं। तो ये जो बड़े इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहे हैं, ये भारत में एआई को किस लेवल पर लेके जा सकते हैं और क्या इससे ये भी कहा जा रहा है कि नौकरियों पर भी खतरा होगा, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता रही कि नौकरियों पे बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा पैदा होगा। हाँ, अभी हाल के वक्त में ज़रूर हमने कई कंपनियों में ले ऑफ देखे हैं, लेकिन इस बड़े लेवल के जब प्रोजेक्ट शुरू होंगे या इनका जो भारत में एफडीआई आ रहा है, इसका एक पोर्शन भारत में आना शुरू भी हो गया है। तो जब ये प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो जाहिर तौर पर इससे बड़े तादाद में नई नौकरियां भी पैदा होंगी। आखिर एआई पर काम करने वाले लोग भी तो कुछ होंगे, ऐसा तो है नहीं सारा काम मशीनों के जरिए होगा और लोगों की जरूरत ही नहीं होगी। तो इस पूरे के पूरी मुहिम में अगर 70 बिलियन डॉलर का 3 कंपनियां ही इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो उसमें लंबे चौड़े लेवल पर लर्निंग्स के भी या जो अवसर पैदा होंगे, बल्कि नई नौकरियां भी निकलती हुई दिखाई देंगी। एक और बात जो मैं बताऊंगा, लगभग 750 से 800 प्रपोजल अभी पाइपलाइन में हैं इन्वेस्टमेंट के, जिनकी अगर आप वैल्यू को ऐड करेंगे तो तकरीबन 65 बिलियन डॉलर के वैल्यू के इन्वेस्टमेंट अभी कतार में हैं। ठीक है, तो सर ये जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं भारत में, इसमें हम ये मानकर चलें और कि हाल के अगर आप वक्त को देखोगे, इतने लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट पिछले साल टोटल 81 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट आए थे। इस साल अब तक ही 27 बिलियन डॉलर आ चुकी हैं। तो ये 27 बिलियन डॉलर का एडिशनल इन्वेस्टमेंट, माफ कीजिएगा मैं कह रहा हूं। तो आप समझिए कि भारत की जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट का, और इसमें न केवल एआई है बल्कि फाइनेंशियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, तमाम सेक्टर इसमें इंक्लूडेड हैं। अकेले बैंकिंग सेक्टर को ही अगर आप देखेंगे तो इस साल 15 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं। बिल्कुल। तो सर इस तरीके से जो बड़े निवेश आ रहे हैं, तो क्या इससे हम ये मानकर चलें कि रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, नई नौकरियां भी पैदा होंगी? बिल्कुल। और इसमें किस तरीके की स्किल्स की सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत रहेगी? नहीं, देखिए, ऑटोमेशन, एआई, मशीन लर्निंग, जो टेक सेक्टर है, जाहिर तौर पर वो इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ऑटो सेक्टर है, इसमें फार्मा सेक्टर है, इसमें आपका एनर्जी सेक्टर है, इसमें आपका ग्रीन एनर्जी की जो पूरा है, डेटा सेंटर्स हैं। इन तमाम सेक्टर्स में या नए उभरते हुए जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मौके होंगे। स्किल्स, इन सेक्टरों की अगर स्किल्स होंगी तो अगर जो युवा है उनके लिए नौकरियों के भी मिलने की उम्मीदें पैदा होंगी। बिल्कुल। तो इस तरीके का जो बड़ा निवेश आ रहा है वो इकोनॉमी को तो रफ्तार देगा ही, साथ ही नई नौकरियों के भी यहाँ पर अवसर पैदा होते हुए नजर आएंगे। तो प्रवीण सर, आज के शो को यहीं पर विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय निकालकर तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।